सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। अफगानिस्तान में जो हो रहा है वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है। दुनिया हैरान है तालिबान के बर्ताव पर। वो जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं शायद दुनिया ने नहीं सोचा था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, कोहराम जो मचा हुआ है, उसका भी शायद दुनिया ने नहीं सोचा था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हिंदुस्तान के अजीत डोवाल, उनके मुख्तलिफ टेप सामने आ रहे हैं। पहले वो कहते थे कि हम इतना पैसा लगाएंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम अफ़गानिस्तान में लोगों को बिठाएंगे, हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाएंगे, हम फ़िरका वाराना दहशतगर्दी करवाएंगे, हम तालिबान को पैसे देंगे और हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। ये जो उनकी सारे बयानात मुख्तलिफ टेस्ट में, मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर आते रहे हैं, दुनिया देखती रही है। अब मामला ये है कि क्या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। और न सिर्फ अजीत डोवाल बल्कि मोदी जो गुजरात के अंदर कत्ल करते रहे मुसलमानों का, और हज़ारों की तादाद के अंदर करते रहे, और दुनिया ने उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर किया। अमेरिका ने कई सालों तक उनको वीज़ा अमेरिका का नहीं दिया। अब इस सारी सूरत हाल में जब कि अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल दुनिया को मालूम हो गई है और हिंदुस्तान का एक वाज़ेह चेहरा नज़र आ गया है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है। 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो उसने वहाँ पर अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाई थी, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो भी ज़ाया हो गई है, उसके एजेंट ज़ाया हो गए, उसके नेटवर्क टूट गए। सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं और हिंदुस्तान से पूछा जा रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। पाकिस्तान अब भी डिफेंसिव पोजीशन में रहेगा या एग्रेसिव होगा? क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, बताना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर हिंदुस्तान मुलव्विस रहा है? हिंदुस्तान ने करवाएं, कुलभूषण यादव को असाइनमेंट देकर भेजा, कराची में, कोयटा में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के दीगर शहरों में पिछले 20 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे इंडियन पैसा है, उसके पीछे हिंदुस्तान है। क्या पाकिस्तान को मुकदमा दर्ज करवाने चाहिए? क्या पाकिस्तान को एग्रेसिव होना चाहिए, या पाकिस्तान इसी तरह जिस तरह की स्ट्रैटेजी पहले चलाता रहा है वैसे ही करे? ये आज मेरा मौजू है। मेरे साथ ब्रिगेडियर गुज़नफर अली। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। पाकिस्तान को वैसे ही ब्रिगेडियर साहब रहना चाहिए जैसे कई सालों से रह रहा था। लोग जो सवाल कर रहे हैं कि अब तो सारे शवाहिद सामने आ गए हैं, अब तो अजीत डोवाल के टेप सामने आ गए हैं, उसकी तकरीरें, मोदी साहब की तकरीरें, सब कुछ के बाद अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। तारीख में जाएंगे तो बहुत तल्ख हक़ाइक़ आएंगे, और वो तल्ख हक़ाइक़ देखते हैं कि हमारे पास ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जो अपने आप को लीडर कराते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खलवाड़ करते रहे। और वो खलवाड़ इसी तरह हुआ जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक दफ़ा जाके किसी चीज़ दहशतगर्दी का नाम लिया, इंडिया का नाम लिया, फिर जाके तिक्के खाने लगे अमेरिका के होटल में, 7 स्टार होटल में ठहरे नवाज शरीफ साहब। उसके बाद आपने देखा कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया और टाइम राइट था उस वक्त, बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल रहा था, और उसके बाद जिस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि इसका मुकदमा जो है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक डिसाइड हो, उससे पहले इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वी शुड हैव गॉन कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन क्या करें, दुख की बात यह है कि नवाज शरीफ का और मोदी का एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, और वो जिस दिन उसकी ताजपोशी के लिए गया था, वहाँ पे जब गया तो उसकी फ्लोरिंग से वहाँ की स्वेरिंग सेरेमनी, वहाँ क्या आया था कि तुम पाकिस्तान के ऊपर फायर करो, पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया फायर करो, पाकिस्तान आर्मी को अंडर प्रेशर रखो, हमारे अंदर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ करो। मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, बल्कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अजीत कुमार डोवाल को गले लगाता रहा। ये तो सर हमारा बिहेवियर रहा है। अब जब आपके लीडर ही खेल रहे हैं तो हमें तो बहुत पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। ये सारे बात जो हमने डॉजियर पेश किया, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी ने डॉजियर पेश किया। खैर यूसुफ रज़ा गिलानी की तो कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन ही नहीं थी। दुनिया जो उसको तो एक वो फिल्म एक्ट्रेस जो आई थी उसी ने कह दिया था कि तुम्हारे मुल्क में सैलाब आ गया, और जब उसकी बीवी हार चोरी करके चली गई थी। लेकिन फिर भी आपने डॉजियर दिया था, उसको आपने ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से परसू तो कराना था, हमने नहीं परसू कराया। आज हम इस चीज़ों को छोड़ने के बजाय मुस्तकबिल में आप जब देखते हैं, इस वक्त टाइम जो है वो मुझे लगता है वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा हुआ है। और अगर आप उस टाइम को कैश कर लेंगे, अगर हर डिबेकल में एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है।
या बाद लोगों के लिए वो डिबैकल होता है, इंडिया के लिए वो टोटल डिबैकल है, जहां उन्होंने अपने वो जो जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने दहशतगर्दी, और इंडिया की लीडरशिप तो है दहशतगर्दी से भरी हुई एक जहर आलूदा लीडरशिप है, जो नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल जैसे फैसिस्ट वहां बैठे हुए, जो नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम में आके बैठे थे। शर्म की बात है, शर्म की बात। नवाज शरीफ और उसकी बेगड़े साहब, मैं एक आपको एक शॉर्ट सुनाता हूं अजीत डोवल का, लोगों को के लिए कि किस तरह वो पाकिस्तान से मुताल्लिक इस तरह के बयानात देते रहे, हिकमत अमली अपनाते रहे। अब उनकी $3 अरब की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ मनसूबे में थी वो तहस नहस हो गई, ज़ाया हो गई है, और वो पैसा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो TTP को देते थे, ISS को देते थे, और बलोच अलहदगी पसंदों को पैसा दे रहे थे, गुमराह कर रहे थे। कहते क्या थे डोवल, जरा सुने। डॉक्टर जुनैद अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी किताबें हिंदुस्तान से मुतालिक जो लिखी गई किताबें हैं वो रशिया के अंदर, चाइना के अंदर, दुनिया भर के अंदर बहुत मकबूल हुई हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने बहुत खुलकर लिखा है, बताया है, तहकीक की है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि पाकिस्तान गियर चेंज करेगा या उसी तरह की हिकमत अमली अपनाएगा जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे। पिछले वजीर आजम के पास पाकिस्तान के दुश्मन आते थे, घर पे ठहरते थे, पाकिस्तान कुछ कहता नहीं था। आज की हुकूमत, आज की पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविल हुकूमत जो है वो एक मजबूत किस्म का स्टांस रखते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को गियर चेंज करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए? हिंदुस्तान के खिलाफ मुकदमात, अजीत डोवल के खिलाफ, मोदी के खिलाफ पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए? मैं आपसे इस बात पे 100% मुत्तफिक हूँ। ये बहुत अशद ज़रूरी है, और ये ब्रिगेडियर साहब की ये बात जो उन्होंने याद दिलाई नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो तो सही है, और मैं इस पर भी ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मगर वो ये बात भूल रहे हैं कि उससे पहले भी सारी हुकूमतें जो चलती रही हैं उन्होंने कभी भी इन हिंदुस्तान के खिलाफ वो एक्शन नहीं लिए जो उन्हें लेने चाहिए थे। इंदिरा गांधी ने ये खुद कहा था 1971 की जंग के बाद कि हमने 1000 साल का बदला ले लिया। इंदिरा गांधी के बाद से लेकर ये मोदी तक इंडिया के हर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया और तस्लीम किया कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलहदा तोड़वा कर बांग्लादेश बनाया। क्या ये इंटरनेशनल लॉ के तहत इसकी इजाजत थी? नहीं थी। मगर मेरी हुकूमत ने क्या किया, हम सर झुका के इधर उधर आंखें देखे बगैर अपनी बकबक करते रहे। अच्छा, ये तो हुआ। उसके बाद मैंने एक किताब लिखी, गंगा टू पुलवामा, इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। इंडिया ने हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसको पाकिस्तान के, और उसके अंदर हमारी तमाम हुकूमतें एक के बाद एक हिंदुस्तान के पांव पड़ती रही, रादर देन सेइंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। मैं आपकी खिदमत में चंद चीजें पेश करता हूँ, बट आई वांट टू कम टू अ स्ट्रेटजी कि गंगा का पहले जो वाकया हुआ था 1971 में, और जनवरी 1971 में, वो भी उन्होंने हमारे सर लगाया। उसके बाद ओवरफ्लाइट्स बंद की, जिससे पाकिस्तानी फौज को बहुत दिक्कत हुई थी मशरक़ी पाकिस्तान में जंग लड़ने की, और इवेंचुअली हमारी दिसंबर 16, 1971 को सरेंडर हुआ। उसके बाद अभी 9/11 हुआ था। 9/11 के 2 महीने बाद दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक स्टेज किया गया। 4 बंदे जिन्होंने ये सारी फाइलिंग की थी उनको पकड़ लिया गया, उनको अगले 1 घंटे में मार दिया गया था। और उसके बाद हिंदुस्तान ने खुल के कह दिया कि ये तो सब पाकिस्तानी थे। तुम्हें पता कैसे चला कि ये पाकिस्तानी थे? तुम्हें उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड पड़े थे? नो। अच्छा, ये बात इतनी बड़ी, और हमारे मुशर्रफ साहब इतने इस मामले में नालायक निकले कि उन्होंने पाकिस्तान पे सारे इल्जाम लगाया। मुशर्रफ साहब ने इस बात को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि क्या आपको ये पता कैसे चला ये पाकिस्तानी है, हाउ द हेल हैव यू अराइव्ड एट दिस डिसीजन। और इंडिया ने अपनी फौजें मूव कर दी। मुशर्रफ साहब ने भी बजाय लुकिंग एंड आस्किंग फॉर एन इंटरनेशनल इंक्वायरी इनटू दिस, वो नहीं हुआ। उसके बाद गुजरात का कार्नेज हुआ। गोधड़ा का जो ट्रेन वहाँ पे आरसन हुआ था, आग लगाई गई थी, वो भी पाकिस्तान के बाद इसी मोदी ने गुजरात में 2000 मुसलमानों को कत्ल किया। उसके बाद ये 2002 से लेके 2014 तक ही वॉज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट बाय द अमेरिकन एंड बाय द एंटायर यूरोपियन यूनियन। ही कुड नॉट ट्रैवल। अच्छा, ये क्या हुआ कि 2014 के बाद ये पवित्र हो गया? अच्छा, क्या आपको नहीं चाहिए था कि जब ये मामला इतना हॉट था कि इसको तो ये सारे मुल्क डिक्लेयर किए बैठे थे, और पाकिस्तान और अमेरिका की बहुत दोस्ती भी थी, पाकिस्तान वॉर और टेरर में हिस्सा था, तो हमें चाहिए था कि चले जाते, हमने नहीं किया।
अच्छा, अब डॉक्टर साहब सही टाइम है, अब पाकिस्तान गियर चेंज करे, अब पाकिस्तान जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मोदी के खिलाफ। एक बात कहकर और फिर आ जाऊं। जी जी, नहीं, मैं चाहता हूं कि ये बात भी याद रखे कि ये जरदारी की गवर्नमेंट थी और ये यूसुफ रजा गिलानी था। हाँ। जब मुंबई अटैक्स का किस्सा हुआ और उसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी ने तो यहाँ तक चैंपियनशिप है अपने DGI को भेज देता हूँ। वाह भाई, बेवकूफ आदमी। हाँ। वो वहाँ वो 3 स्टार जनरल है, उसको पकड़ के बैठा लेते, तुम क्या कर लेते? हाँ। तो ये इसी किस्म की बेवकूफियां मुसलसल करते रहे हैं। अब इनको क्या करना चाहिए जी, वो पता। ये जो एक्शन जो है टू टेकिंग मोदी टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द थर्ड एक्शन। नंबर 1 एक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो RSS को डिक्लेयर कर दे एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, और उसके बारे में हजारों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नहीं तो इमरान खान कहते हैं, खुल के कहते हैं पाकिस्तान को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इमरान खान कहते हैं बार बार ये कि RSS जो है वो दहशतगर्द तंजीम है, और बार बार हर तकरीर में कहते तो रहे हैं। अब उसको आप डिक्लेयर करें। हाँ। उसको डिक्लेयर करें कि वो दहशतगर्द है, और दहशतगर्द उसको डिक्लेयर करके आपकी वजह से अब कुछ सेंट्रल एशिया के ममालिक भी शायद मान लेंगे, ईरान भी अपने प्रेशर में वो भी मान लेगा, तुर्की भी मान लेगा। अच्छा। अगर वो लश्कर है तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप BJP को डिक्लेयर करें एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? बीजेपी तो एक सियासी जमात है जी, बट BJP इज अ पार्ट ऑफ RSS। अच्छा। और वो RSS ही से अपनी सब चीजें ड्रॉ भी करती है। अच्छा। मोदी साहब पहले तो RSS में थे ना? हाँ, RSS में थे। तो आप कह रहे हैं कि तो RSS को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करे पाकिस्तान, BJP को भी डिक्लेयर करे? जा सकती है बात। अच्छा। And thirdly, then after you have done this in the next 1 month or 2 months, then you take Modi to the International Court of Justice. अच्छा। मुझसे मैं गई थी फॉरेन ऑफिस में, तो वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में एक साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, मगर अगर हम ये करेंगे हमारी तो इंडिया से लड़ाई हो जाएगी। भाईजान अब क्या बात क्या कर रहे हैं? पिछले 70 साल में आपकी दोस्ती कब थी? नाउ वी नीड टू। बड़ी जबरदस्त आपने बात की है डॉक्टर साहब कि पहले RSS को पाकिस्तान दहशतगर्द डिक्लेयर करे, उसके बाद BJP को डिक्लेयर करे दहशतगर्द, उसके बाद मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान जाए और उसे टेररिस्ट का उसका मुकदमा चलाए। मैं ब्रिगेडियर साहब से भी इस पे इनपुट लेता हूं। क्या जबरदस्त बात की है ब्रिगेडियर साहब, आप एग्री करते हैं डॉक्टर जुनैद साहब की स्ट्रैटेजी से? बिल्कुल, हम तो RSS को पहले टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। और पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब की तरफ से BJP क्योंकि पॉलिटिकल आर्म है RSS का, लेकिन उसके अंदर सारे वही दहशतगर्द मौजूद हैं जो RSS के अंदर होते हैं। अमित शाह हो गया, बाबू बजरंगी हो गया, और जितने ये किस्म के दहशतगर्द हैं वो सारे RSS के दहशतगर्द वो BJP के अंदर मौजूद है। तो ये जो चीजें हैं आपने, अब ये हम डिक्लेयर कर चुके हैं। जो आपने डोजियर बनाया है उसकी बेसिस पे आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है टू गेट देम डिक्लेयर्ड फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। हम तो कह चुके हैं और बारहा कह रहे हैं कि दहशतगर्द RSS दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन। हम इसके ऊपर अब असेंबली में तो लॉ पास नहीं कर सकते, असेंबली में इसके ऊपर डिबेट जरूर कर सकते हैं, और इन एक्टिविटीज के ऊपर जो BJP की एक्टिविटीज, RSS की ब्रिगेडियर साहब, ये जो जबान से कहना है कि RSS एक दहशतगर्द तंजीम है, ये डिक्लेयर करना इतना काफी है, या पाकिस्तान में पार्लियामेंट में सियासी सतहों के ऊपर इसका फैसला होना चाहिए और एक पाकिस्तान का मजबूत स्टैंड होना चाहिए कि RSS एक दहशतगर्द तंजीम है जैसे इमरान खान कहते हैं? जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो चाइनीज के ऊपर जो कुछ हो रहा है, दासू में जो कुछ हुआ है, हमारी जो उनसे लिंकेजेस चल रही है, हमें एक इस मुकदमे को चाइनीज के सामने लेके जाना है कि जी इंडिया आपके शहरियों के खिलाफ ये दहशतगर्दी की वारदातें कर रहा है, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया चाइनीज को जो है चाइनीज वर्कर जो है उनको इंटरजेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर जो रह रहे हैं। दूसरी बात ये, इन तमाम इवेंट्स पे आपकी असेंबली के अंदर एक बहस होनी चाहिए और वहां से एक प्रपोजल होना चाहिए कि RSS को दहशतगर्द डिक्लेयर करने का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास भी लेके जाना चाहिए, और जितने ये दासू के वाकयात हो हुए और बाकी इनके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव फोल्डर बनना चाहिए। बल्कि मैं तो ये बारहा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि जी इनके ऊपर हम अपने मुल्क के अंदर तो शोर मचाते हैं, इसके ऊपर आप इंटरनेशनल लॉबिस्ट हायर करें। अच्छा, एक और चीज बताएं ब्रिगेडियर साहब, ये मोदी साहब को अगर दहशतगर्द आप डिक्लेयर करवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, जिस तरह डॉक्टर जुनैद अहमद कह रहे हैं, और उनको फॉरेन ऑफिस में उनके किसी दोस्त ने कहा कि इंडिया से जंग हो जाएगी, तो इंडिया से कभी हमारी दोस्ती रही है? और अगर इस खौफ से कि इंडिया से जंग हो जाएगी और मोदी को हम डिक्लेयर ना करवाएं, उस मुकदमे में ना जाएं, तो ये स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी अब भी?
असल में आपने मुकदमा लेके जाना है। हाँ, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, उसको एक वो जिस तरह आप कहते हैं ना, एक लीवरेज तो अवेलेबल है। हाँ, जो एक दुनिया प्रोवाइड करती है, वो क्या कहते हैं उसको, इस्तेहकाक जिसको आप कहते हैं, वो इंटरनेशनली वो इस्तेहकाक मौजूद है। लेकिन हमें अपने मुकदमे को पेश करने में कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए और ये तमाम चीजें डिप्लोमेटिकली होनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में अब इस हुकूमत में ये सोच है कि वो ये कर सकती है, इस वक्त सही टाइम है कि पाकिस्तान आरएसएस को, बीजेपी को और मोदी को डिक्लेयर करे और उसके लिए अपना एफर्ट शुरू करे? ये सही टाइम है ब्रिगेडियर साहब? मैंने आपसे कहा कि टाइम इज ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान। हाँ, टाइम इस वक्त पाकिस्तान की, आपको वो कहते हैं ना, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बेहतरीन टाइमिंग है, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। कम से कम कुछ और नहीं तो ये कोशिश करिए कि वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो आपने पाकिस्तान के बाहर हाईलाइट हो। अच्छा, आपको बिल्कुल सही है। अब डॉक्टर जुनैद ये बताएं कि होगा क्या जब पाकिस्तान ये करेगा, आरएसएस को दहशतगर्द डिक्लेयर करेगा, बीजेपी को डिक्लेयर करेगा, मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, इंडिया करेगा क्या, होगा क्या इंडिया के साथ सारी दुनिया में? मैं आपसे ये पहले कहता हूं कि मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से डिसएग्री करता हूं। किसी प्राइम मिनिस्टर को ये एमनेस्टी हासिल नहीं होती एक हेड ऑफ द स्टेट को कि उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस ना चल सके। उमर अल बशर सूडान का हुआ है ना, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान जब उसको डिक्लेयर किया गया, और प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ सूडान की ये कह भी रही है कि हम उसको हैंड ओवर भी कर देंगे। अच्छा, नाउ सो वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग आवर थिंकिंग। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें कोई इंटरनेशनल स्पीसीज, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं टू डिक्लेयर आरएसएस एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वी शुड डू इट एंड वी शुड गेट आवर फॉरेन ऑफिस टू स्टार्ट टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स टू एग्री टू दिस, बट वी शुड डू इट क्लियरली। नंबर 2, वी शुड डू इट टू द बीजेपी ऑल्सो। जब हम बीजेपी को भी कर लेते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया। इंडिया की चीखें निकल शुरू हो जाएंगी। और विदिन, और मैं जो एक शमशाद साहब ने बात कही थी, मैं वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ। शमशाद साहब ने ये बात कही थी, वो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी एंड एक्स पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, कि जो काम 70 साल से मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स नहीं करते इमरान खान साहब ने किया है, द लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज ब्रॉट टू पाकिस्तान इज हायर देन एनीबडी एल्स। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह देते हैं कि मैंने अपनी गवर्नमेंट के थ्रू इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो सारी दुनिया प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुनेगी, मानेगी। और आरएसएस और बीजेपी को करने ने अपनी गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर दे दिया है कि वी विल स्टार्ट अ केस अगेंस्ट मोदी इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। खाली इमरान खान ने कहना और मोहम्मद शुक्र, मुझे टाइम बहुत कम है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि दुनिया में होगा क्या फिर ये सारी सीन के बाद? अगर पाकिस्तान करता है, इंडिया का हाल क्या होगा? दोबारा ये तो नहीं होगा कि वो बड़ी मार्केट है, दुनिया उसके साथ आके खड़ी हो जाएगी, नजरअंदाज करेगी, या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सेल करेगी, बाय करेगी और सूरत हाल तब्दील होगी? नहीं, इंडिया इसको पूरी तरीके से फाइट करेगा। अच्छा, और वो करना पड़ेगा, बट पाकिस्तान हैज अ वेरी स्ट्रांग बार्गेनिंग पोजीशन राइट नाउ। अगर आपको, आपने भी वो सुना होगा, वो जो नीदरलैंड के एम्बेसडर से अफगानिस्तान की बात करते करते बार बार जर्नलिस्ट ये कह रहा था ये तो पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने करवाया, तो उसने मुड़ के कहा कि अगर ये पाकिस्तान ने करवाया देन पाकिस्तान एक्चुअली इज अ सुपर पावर। पाकिस्तान एक्चुअली इज अ सुपर पावर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली। इस बात यह है कि सारी दुनिया के अंदर इंडिया ये फैला रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने करवाया, आईएसआई ने करवाया है। तो उसका जवाब बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये सब कुछ वाकई पाकिस्तान ने करवाया और आईएसआई ने करवाया है तो फिर दुनिया की सुपर पावर जो है वो पाकिस्तान है। ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लाहौर में हो क्या रहा है, पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये कौन सा वाकया, एक वाकया, 2, 3, 4 ये रेगुलर बेसिस पर क्यों हो रहे हैं और हमारे माशरे में कमी किस चीज़ की है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर में चंद वाक़यात हुए हैं जिससे पाकिस्तान में एक ऐसा माशरा नज़र आ रहा है जिसमें हमारे नौजवान बेकाबू हैं। कोई भी वजह हो, ख़ातून की इज़्ज़त, ख़वातीन की इज़्ज़त हमारे माशरे में अव्वलीन हिस्सा रखती है और हम ऐसे वाक़यात बार बार देख रहे हैं। एक देखते हैं, फिर एक और क्लिप आता है, फिर दूसरा आता है, कभी हम रक्शे वाला वाक़या देखते हैं, कभी मीनार पाकिस्तान पे वाला वाक़या देखते हैं और फिर वाक़यात फिर ये बढ़ते
पहले के वाक़यात हैं और बढ़ते जाते हैं कि इस तरह का मामला, तो हुकूमत नोटिस ले रही है, सब कुछ हो रहा है। अब मामला अदालत में चला गया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनका चेहरा दिखाया जाए नहीं दिखाया जाए इस पर बात हो रही है, नफ्सियाती मामला हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर हमारा दीन क्या कहता है इस मामले में, और क्या बच्चों को, लड़कों को घरों के अंदर तरबियत अब नहीं दी जाती? वालिदैन ख़ास तौर पे वालिदा नहीं सिखाती कि बहन की इज़्ज़त कैसे करनी है, अपनी चची की, मुमानी की, ताई की, कज़न की इज़्ज़त रिस्पेक्ट कैसे करनी है। और हमारे माशरे में तो सबसे अव्वलीन मामला यही था कि अगर कहीं पर हम खातून देखेंगे तो मामला ये है कि हमने उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट, यही तो दीन और यही तो पाकिस्तान की शनाख्त थी, वो शनाख्त धुंधली हो रही है। मेरे साथ इस वक्त वीडियो के अंदर साबिक नाज़िमुल अमूर हैं वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के मुफ्ती वली खान मुजफ्फर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तफशीशनाक सूरत हाल है, उलमाए कराम फेल हो रहे हैं, वालिदैन फेल हो रहे हैं, हमारा माशरा फेल हो रहा है। टेक्नोलॉजी से क्लिप देखकर, टिकटॉक के चक्कर में, ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमारे माशरे में आ रहा है? फैसल भाई, सबसे पहले तो ये जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, इसमें मैं अफ़गानिस्तान, तालिबान सबको आपकी तवस्सुत से मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह करे वहाँ अमन हो और वहाँ इस तरह के वाक़यात ना हों। और उनके आमद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अमन है। दुनिया तो, हम तो परेशान थे, दुनिया सवाल ये कर रही है कि तालिबान ख़वातीन को इज़्ज़त देंगे, काम करने देंगे, तालीम के मामला देंगे, दुनिया उस पर परेशान थी। हमारे पास अचानक से ये क्लिप शुरू हो गए तो दुनिया वहाँ से निकल के आ गई, पाकिस्तान में कह रही है कि ये ख़वातीन के साथ पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं। अच्छा, दुनिया जो उनके लिए परेशान है ना, अजीब बात यह है कि ये खुद उन कामों में मुलव्वस होते हैं, खुद ये ख़वातीन के हुकूक पामाल करते हैं, खुद ये गरीबों के हुकूक पामाल करते हैं, खुद ये सूदी मुआशरा कायम करते हैं, खुद ये बेहयाई के मुआशरा। ये दुनिया जहाँ के क्लिप कहाँ से आते हैं बेहयाई के? बिल्कुल ठीक है, ये सारा मवाद वहीं से आता है। बिल्कुल ठीक है। और शोर इधर मचाया हुआ है कि तालिबान, ये जबकि तालिबान ने कह दिया और दुनिया ने देख लिया अभी नहीं, बहुत लेकिन बहरहाल तालिबान का मामला मैं बाद में डिस्कस करता हूं। हमारे माशरे का ये रूप तो लाहौर वाले शर्मनाक रूप है। ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसके लिए मजम्मत करना, मलामत करना, ये अल्फाज कम है। इनको बाकायदा सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये उलमा कराम से क्या गलती हुई है? जुम्मे के जो खुतबे हैं उसके अंदर हम उलमा कराम हमारे जो हैं वो उस तरह से अब आवाम के साथ कनेक्ट नहीं हैं। लड़के, नौजवान, फैमिलीज उलमा कराम की बात नहीं सुन रही हैं, या उलमा कराम का नैरेटिव अब चेंज है? क्या मामला है? फैसल भाई, इसमें उलमा कराम की बात जो आप कर रहे हैं, मैं इसको भी तस्लीम करता हूँ। लेकिन एक बात यह है कि उलमा कराम तो ये कहते चला आ रहे हैं। मसलन मैं एक मौलवी हूँ, मेरी एक निस्बत है आलिमी दीन की, मैं तो कहता आ रहा हूँ कि अगर कोई खातून बेपर्दा भी घूम रही है, आप आंखें चुरा कर वहाँ से निकल जाए। वह इदा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। कुरान करीम ने फरमाया कि शरीफ आदमी होता है कि वो लग़वियात के पास से गुजरता है, वो शराफत से गुजरता है, उनको भी छेड़ने का हक़ नहीं है। ठीक है। अगर कोई ये कहे कि ये टिकटॉकर थी, अगर कोई ये कहे कि ये खातून जो रक्षे में थी, इसने कोई इशारा, अगर इन्होंने किया भी तो तब भी आपको हक़ नहीं है। हम तो ये कहते चले आ रहे हैं। मसला ये है कि आपका कानून कहाँ है, मसला ये है कि आपकी पुलिस कहाँ है, मसला ये है कि आपने अभी तक सजा क्यों नहीं दी। आप मुझे बताएं। अब तो वो चल रहा है, अदालत का मामला चल रहा है। नहीं, ये तो चल रहा है। आप देखिए कि वो जो एक बच्ची थी क्या नाम, ज़ैनब, उसके लिए कानून साजी आज तक क्या हुआ? अभी ये जो अब्बासपुर में जो वाक़या हुआ है कश्मीर में, उसके लिए क्या हुआ? वो एक बच्ची थी इस्लामाबाद। साहब, मसाइल तो बहुत सारे हैं, तेजाब फेंकने के हैं, बच्चियों को अगवा करने के हैं, कब्रों से निकाल के रेप करने के, बहुत दर्दनाक पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन ये वाला वाक़या, ये जो रक्शे पे चढ़कर जो आप देख रहे हैं, मोटरसाइकिल पे एक फैमिली जा रही है, जम मार के नौजवान जम मार के 14 अगस्त की रात को, ये जो हरकतें, मैं यहाँ पे सवाल ये कर रहा हूँ कि जो हमारे आप चूँकि साबिक नाज़िमुल अमूर रहे हैं वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के, सारे मदरसों के मामला को देखते रहे हैं, वहाँ पे तलबा पढ़ते हैं, आप उन तलबा को पाकिस्तान के माशरे में जो मसाजिद के अंदर खुतबात होते हैं, हमने अपना नैरेटिव चेंज किया है क्या? क्या हमारे नौजवानों को हम वो तालीमात अब नहीं दे रहे हैं जुम्मे के खुतबात के अंदर या दीगर मामलात के अंदर कि औरत की इज्जत इस्लाम के तहत कैसे करनी? फैसल भाई, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन दोनों वाक़यात में, या ज़ैनब के वाक़े में या इस्लामाबाद के वाक़े में, किसी मदरसे का कोई तालिब इल्म मुलव्वस नहीं है। लेकिन मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे के इरशाद, मुआशरे के रहनुमाई उलमा का फ़र्ज़ मनसबी है। ये चूँकि वारिस वो है नबी हैं,
इनके पास विरासत नबवी है, तो आप सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई तालिब इल्म मदरसे का नहीं है। हाँ। लेकिन मसला इसमें दोनों चीजें थोड़ा सा इसमें इंसाफ। मैं तलबा की बात नहीं कर रहा मदारिस, मैं तो ओवरऑल मैं तो रिस्पांसिबिलिटी दे रहा हूं आपको, पूरे पाकिस्तान के बच्चों के नौजवानों के जिम्मेदार, क्योंकि अब तो निसाब का भी मामला हल कर दिया ना इमरान खान ने। अब तो कहा पूरे पाकिस्तान में एक ही निसाब होगा। कहने का मतलब यह है कि वला यजरिमन्नकुम शनाअन क़ौमिन अला अल्ला तादिलू अअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि कहीं कोई मामला आपको इस पर मजबूर न करें कि आप अदल छोड़ दें, अब इंसाफ छोड़ दें। यहाँ अगर आप इंसाफ की नज़र से देखेंगे तो ये जो बच्ची है आयशा, हाँ। ये मेरी बच्ची है, लेकिन इससे गलती हुई कि इसको ये जो टिकटॉक की जो हरकतें करनी थी ना, इसको ऐसी जगह पे नहीं करनी थी। उन्होंने खुद गोया जो है आबेल मुझे मार वाली हरकत की है, नहीं वो की है, उसके बावजूद भी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर सुने ना, वो है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आबेल मुझे मार वाली हरकत की, इन्होंने जो किया वो तो उस पर जो है ना, वो जैसे वो कहते हैं कि गीली जो है ना मिट्टी पर जो है ऊपर से और पानी फेंक दिया, ज्यादा तीन उबल्लतन अरबी में कहते हैं। अब मेरे साथ एक हमारी सीनियर खातून पार्लियामेंटेरियन मोहसिर अब्बासी साहिबा। मरहबा। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा, सबसे पहले आपको अल्लाह ताला ने शिफा दी और आपको मुबारकबाद हो। आप दोबारा से सारे मामलात को देख रही हैं, आपका एक नया रूप भी देखा जा रहा है। आपने क्लिप के ज़रिए बताया कि इस कोविड-19 में अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी, और अब आप मैं चाहूँगा आप उस पर भी बात करें थोड़ी सी, लेकिन साथ साथ हम ख़वातीन की रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त ख़त्म होती देख रहे हैं। जो लाहौर के वाक़यात हैं वो बड़े दर्दनाक हैं। आपके ख़्याल में कानून साजी में कमी है, हुकूमत की गिरब में कमी है, उलमाए कराम की जो गिरब है उसमें कमी है, वालिदैन वो तरबियत नहीं दे रहे अपने नौजवानों को, जो बेहयाई बदतमीज़ी वो कर रहे हैं ख़वातीन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपने बहुत अहम टॉपिक लिया आज, थैंक यू सो मच कि मुझे लिया आपने। देखिए जी, पहले तो आपने मुझे कहा कि इस पर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, तो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ कमेंट के। वैसे सब एक्सप्लेन हो चुका है मुख्तलिफ चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे, फिर भी बता रही हूँ कि देखिए जी, अल्लाह ताला की तरफ से ये किसी न किसी को किस वक्त क्या हिदायत आती है। मैंने बार बार ये कहा है कि हमारी दुनिया में सारी जिंदगी बुत मत होते हैं, बुतों को पूजा करने वाले भी मुसलमान हो जाते हैं। वो क्या लम्हा होता है, क्या होता है, किस चीज़ से, तो ये अल्लाह ने दे दी, बस ठीक है, मालिक ने करम किया, मैंने शरीफ पर्दा कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना जो मेरा अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब दिया है, उस मनसब के हिसाब से अपना काम करती रहूंगी। अब आइए जी, जो आपने सवाल किया कि जिस तरीके के इस वक्त हालात जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे आयशा इकराम का तो अभी रिसेंट ये मसला जो हुआ सामने आया, जनरल अगर देखा जाए तो पूरे माशरे में सभी जिम्मेदार हैं। रियासत सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है, हुकूमत से हाकिम वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। किसी भी ऐसे वाक़े के हवाले से उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद इदारे आ जाते हैं, उसके बाद इदारों के बाद सिविल सोसाइटी का भी अपना किरदार है, माँ बाप का अपना किरदार है, माँ का अपना किरदार है, तालीमी इदारों का अपना किरदार है, उस्ताद का अपना किरदार है। मदरसे हों या वो किसी भी उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई उस्ताद होता है, वो मदरसे का हो या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। अब यहाँ पे हमारे जो मौलाना साहब हैं, जो भी आपके साथ हैं, मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी लेट आपने मुझे लिया है। उन्होंने एक बात कही थी, उससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, कि उन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि कोई तालिब इल्म नहीं है। कोई बात नहीं, तालिब इल्म नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तालिब इल्म के अलावा मदरसों के जो पढ़ाने वाले, उनके बड़े वाक़यात आ चुके हैं। रिसेंट भी एक वाक़या हुआ था जो उन्होंने बाकायदा कहा कि खैर वो सबको पता है, आपको भी पता है सर कि वो कौन सा वाक़या हुआ था। कई मदरसों में, मैं ये नहीं कह रही कि मदरसों में, असादा कराची यूनिवर्सिटी के कई ऐसे वाक़यात हैं, मैं खुद उसकी गवाह हूँ, मैंने खुद उस पर बात की, और कई ऐसी जगहों पर इस तरह की हमारी बच्चियों के साथ। अच्छा, यहाँ पर अब ये नहीं कहूँगी मैं कि सिर्फ खवातीन के साथ हरास करके, उसको रेप करके, उसको मार के, उनके टुकड़े करके उनके कचरों में फेंक दिया जाता है, या कहाँ किधर। यहाँ पर मर्दों के साथ होता है, बच्चों के, लड़कों के साथ होता है, या ट्रांसजेंडर के साथ होता है, कोई नहीं बचा हुआ। ये नहीं है कि सिर्फ मजलूम तबका है औरत और एक बच्चा, इसलिए उसको ज्यादा डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर ये कहा गया कि औरतों के साथ मुख्तलिफ हवालों से, जैसे आयशा के लिए इन्होंने कहा कि उसने खुद दावत दी। बड़े मुझे इस पे सख्त इख्तलाफ है कि आबेल मुझे मार। तो फिर ये तो चले फैसल, ये ऐसा वाक़या था जो सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया ने देखा और वो चीज बाहर आ गई। ये खवातीन जो हमारी बाजारों में जा रही होती है, किसी प्रोग्राम में है,
पर्दे में है फिर भी, पर्दे में नहीं है फिर भी, कई ऐसे शैतान से च्यूटी काट जाते हैं, कई जगहों पर ऐसी गलत जिस्म के हिस्सों पर काट जाते हैं। फिर क्या वो अगर मीडिया में नहीं आया, टीवी पे नहीं आया तो फिर बाबैल में ये असल में नुसरत अब्बासी साहिबा, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले मैं आपकी बारी में पहले एक मिनट मैं बात कर ले, फिर आपने जो अभी जो बुर्का पहना है उस बुर्के पर उनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। 1 मिनट आप अपनी बारी में कहिएगा ना, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके उसमें नहीं बोल जी 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 और एहतरामन आपको मुझे टाइम देना चाहिए और नहीं आप अपनी बात पूरी करें। एंकर मुझे अब आ जाइए जनाब के इस तरह के वाकयात देखें, लेजिस्लेशन है, कानून है, हर तरह का कानून है। यहाँ पर अर्ली चाइल्ड मैरिज का आया जिसमें कहा गया कि ठीक है माँ बाप अगर पेरेंट्स नहीं करते तो जो हुकूमत वक्त है वो रियासत उसकी कंप्लेनेंट होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि जब इस तरह के वाकयात बच्चियों के साथ होते हैं तो फिर उसमें भी हुकूमत वक्त कंप्लेनेंट हो और उसको चाहिए कि वो रियासत कंप्लेनेंट हो, वो फरियादी बने। अगर बच्चियां डरती हैं, अगर उसके माँ बाप डरते हैं, कुछ भी है, कोई मसाइल होते हैं, एक चीज लेजिस्लेशन है। फैसल आपको पता है कि यहाँ पर विटनेस प्रोटेक्शन बिल आ चुका है। गवाह नहीं आते थे, डरते थे, ये मैं सिंध की बात कर रही हूँ, गवाह नहीं आते, डरते थे, खौफ के मारे धमकियां उनको उठा लिया जाता था, थ्रेट्स देते थे। अब वो इतना बेहतरीन बिल आ गया कि अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो तो गवाहों को भी सिक्योरिटी मिल जाए और हमारे केस जो है वो बेहतरीन तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब ये तमाम वाकयात क्यों हो रहे हैं? हमारा इनसे जो हमारे मौलवी साहिबान होते हैं हमारे मुल्क के, जो उनको अल्लाह ताला ने एक मनसब दिया होता है और वो उस पर बैठकर हमको हमारी तशरीह भी करें, हमारी राह भी दिखाएं। अब उनका काम क्या है? उनको बताना है कि खवातीन, उनको ये हमारे उसमें भी है, ठीक है, औरत का अपना एक किरदार है, औरत को बापर्दा रहना शरीयत में है। हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये बाउंड नहीं किया जाता कि औरतों को पर्दा पहनकर निकलें, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, पाबंदी नहीं है, अपना अपना जाती फेल है। तो अगर एक औरत नेकेड भी जाए, अगर एक औरत खुदा न खास्ता अपनी मर्जी से जा रही है तो मर्द को कहा गया कि निगाह नीची कर, निगाह नीची करो, उसको निगाह नीचे रखनी है। अगर मर्द ऊपर निगाह कर रहा है तो ये उसका कसूर है। औरत अगर इस हुलिये में जाती है तो वो खुद अपना हिसाब किताब देगी। ये क्या बात हुई कि औरत जो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक मिनट मुझे थोड़ा सा दे। बाहर मुल्कों में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, यू नो वेरी वेल। बीचेस पे खवातीन बैठी होती तो वहाँ पर क्यों नहीं भाविस का शिकार होता या मर्द जो है वो कानून की अमलदारी बड़ी सख्त है। यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट के ऊपर दुबई के अंदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ पर बीचेस पे कोई ऐसी हरकत नहीं होती। सही बात है। और यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ मैं आपको बता रही हूँ फैसल, मैं बार बार यहाँ पे हाकिम वक्त इस वक्त जो भी है, हमारा वजीर आजम है, हाकिम वक्त उस वक्त जहाँ वाक़या हुआ है उस्मान बोजदार है, जो दूसरा उस्मान गनी साहब है, उसके बाद नीचे सारे इदारे इनके, उनको पुकार रही हूँ कि आज इस चीज को रोक लो, खुदा का वास्ता इंसाफ दिला दो। ये मत कहो कि नादरा फना इनको पकड़ लिया। बिल्कुल सही बात है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत सहर अब्बासी। इस वक्त अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम माशरे के अंदर वीकनेस ढूंढ रहे हैं। हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत को क्या करना चाहिए, वालिदैन की जिम्मेदारी, असातिज़ा की जिम्मेदारी, उलमा कराम की जिम्मेदारी, हमारे माशरे की जो रिस्पेक्ट, इज्जत, एक वजन था, उसमें कमी आई है। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है फैसल भाई कि सबसे पहले तो ये हम एक हजूम बनते चले जा रहे हैं एक कौम की बजाय। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है। कोशिशों के बावजूद मुजरिम पकड़े जाते हैं और आपको पता है कि निज़ाम अदल जो है वो इतना लंबा है कि अगर किसी को सजा हो भी जाए तो वो लोग भूल जाते हैं ये वाकया कब हुआ था, क्या किया था। ज़ैनब का मुजरिम फांसी चढ़ गया, लेकिन क्या किसी को पता है? नहीं पता, क्योंकि ज़ैनब के वाकये की तो तशहीर हुई, जो मुजरिम की सजा थी उसकी तशहीर नहीं हुई। आज वाकया मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जामिया में हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो या रोड पे हो, अब आप मुझे बताएं कि जब तक आप सजाई उसको, हमारा प्रोसेस इतना लंबा है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 10-15 साल गुजर जाते हैं। आप इसको स्पीडी ट्रायल करें, 3 माह के अंदर अंदर उसी जगह सरेआम सजाएं दो, तो ये इंसानी हकूक के दावेदार आ जाते हैं। इनसे ये पूछो कि क्या उस बच्ची का या उस बच्चे का इंसानी हक नहीं है जो दरिंदगी का निशाना बनता है? बहुत जबरदस्त बात है।
अगला मसला आपका सोशल मीडिया है जी, जहां पर आपको मैं ऐसे बता सकता हूं, फेसबुक के अकाउंट, यूट्यूब के अकाउंट, जहां पर सिखाया ये जा रहा है कि ना कोई बहन है, ना कोई बेटी है, ना कोई फुफ्फो है, ना कोई खाला है, कोई तकद्दुस नहीं है, बस जो आए उस पर हाथ डालो। ये हिंदुस्तान से सब हो रहा है। ये चीजें दुबई में बंद है, ये चीजें सऊदी अरब में बंद है, हमारे यहाँ क्यों बंद नहीं हो सकती हैं? क्यों फेसबुक हमारी बात नहीं मानता? क्यों यूट्यूब हमारी बात नहीं मानता? ऐसे मवाद पे पाबंदी होनी चाहिए। क्या है हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है, एक जजा सजा बढ़ती हुई फारशी और यानी देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां मर्द को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है और उसे रखनी चाहिए, वहां औरत को भी सतरपोशी और हिजाब का हुक्म दिया है। हमें दोनों को कहना होगा। ये नहीं मुमकिन है कि आप एक को तो कहें कि तू दे, बिल्कुल उसे करनी चाहिए, दूसरा ना करे तब भी करनी चाहिए, लेकिन ये मुआशरा इन इंसाफ की तरफ जाए, वहां आपको जजा सजा बढ़ती हुई। बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया, बहुत अच्छा। हुकूमत में रहते हुए आपने ये बात की है कि सजाएं जल्दी होनी चाहिए, लोग वाकयात भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। मुफ्ती साहब, मैं आपसे बस क्लोजिंग चाहूँगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला मैंने डिस्कस करना है। पाकिस्तान में सिविल अवार्ड्स की जो नामजदगी हुई है, ऐलानात हुए हैं, उसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने आवाज़ उठाई है, तनकीद कर रहे हैं, उस पर बात करूँगा। लेकिन इसको कंक्लूड करेंगे, जो नुसरत सहर अब्बासी साहिबा कह रही थी, उनका पॉइंट कैसे तक वो आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन वो एक जेन्युइन सारे माशरे की बात कर रही थी। नुसरत अब्बासी को तो सबसे पहले मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने पर्दे का माहौल अस खुद अपनाया, अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी, और मैं इनको ये कहने वाला था। दूसरी बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। जो ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि जज़ा और सज़ा का माहौल भी हो, और दूसरे ये कि ये हरगिज़ नहीं कि आयशा या इस तरह के बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात हों और हम ये कहें कि इनकी भी गलती है। लेकिन अगर आयशा मेरी भी बच्ची है, मैंने आपको पहले कहा, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप भी एहतियात करें, दोनों तरफ से एहतियात का माहौल हो, और उस तरीके से यहाँ एक ऐसा निज़ाम हो, नाफिज भी हो, जज़ा और सज़ा का भी। आपके प्रिंट मीडिया पर जो है ना कुछ चीज़ें ऊपर से आ रही है ना, कानून साजी, आप हज़रात इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मसला ये है कि यहाँ ऐसे जो है ना वो जो बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि इस किस्म की हरकतें करें, ये हरकतों पर भी पाबंदी हो। बिल्कुल सही बात। और दूसरी तरफ से जो है ना हमारे मुआशरे और हमारे नौजवान जो है ना, उनसे भी हाथ जोड़ करके वे ख़वातीन का एहतराम, बच्चों का एहतराम, खुदा के लिए तरबियत की भी जरूर, वालिदैन भी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि 14 अगस्त को शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबे के पाकिस्तानी ख़वातीन व हज़रात के लिए सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दी गई। इन 2-3 सालों के अंदर, ख़ास तौर पे इन 2 सालों के अंदर, कोविड-19 के टाइम में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपनी जानें दे दी, उनमें डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ प्रायोरिटी पर सबसे आगे सर फहरिस्त है। तकरीबन 220 डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। उनको उस तरह से सराहा नहीं गया, उनको अवार्ड्स में शामिल नहीं किया गया। साथ ही बहुत सारी पाकिस्तान में समाजी तंजीमें हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उनको भी नज़रअंदाज किया गया है। मैं ख़ास तौर पे कुछ तंजीमों के नाम लेना चाहता हूँ, कुछ डॉक्टर्स के नाम लेना चाहता हूँ, कुछ डॉक्टर्स की तंजीमों के नाम लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर कैसर सज्जाद ने बहुत खिदमत अंजाम दी, उनको, उनके इदारों को इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, उनको सराहा जाना चाहिए था, उनको अवार्ड्स के लिए नामज़द होना चाहिए था और मंजूरी दी जानी चाहिए थी सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से। इसी तरह से JDC ज़फ़र अब्बास साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आलमगीर एसोसिएशन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, सैलानी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इन इदारों के लिए भी सिविल अवार्ड्स के ऐलानात बहुत ज़रूरी थे, जो कि नहीं हुए। जिन लोगों को ऐलानात दिए गए, मैं उनके नाम भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मुकाबले के इस रुझान के अंदर कहीं नज़र नहीं आते। JDC का मुकाबला नहीं कर सकते, आलमगीर ट्रस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। जाहिर है कि वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, इंडस हॉस्पिटल का, डॉक्टर बारी खान का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने दिन रात, सुबह शाम, दोपहर रात बहुत काम किया है। जो हुकूमत नहीं कर सकी वो इन डॉक्टर्स ने, वो इन समाजी कारकुनों ने काम किया है। इनको इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इनको सदारती एजाज़ात मिलने चाहिए। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिलहाल हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।